स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल पर। और सीटेट का जो बैच शुरू हो गया है, साथ साथ डीलेट का भी करते तैयारी शुरू कर दी गई है। सुबह में उसका क्लास जो है 5 बजे से है, और जिसमें जुड़ना आप लोग नहीं भूलिएगा। सुबह के क्लास में भी कहा था कि आप लोग जुड़े थे, आज भी और कल भी जुड़े, और जब भी क्लास लें तब तो जुड़े रहें। सीटेट में कहा था कि फी नहीं रखा गया है, आप क्लास में जुड़िए, ठीक है। उसमें कहता है कि प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, साथ साथ कहते हैं कि नई नई जानकारी नए नए तरीके से मैथ सॉल्व करके दिखाया जाएगा। आज हम आपको पढ़ाएंगे एक चैप्टर है जनन, और इसका एक पार्ट यानी अलैंगिक जनन जो है पढ़ा चुके थे। लैंगिक जनन पढ़ाना है तो उसमें पढ़ना आपको फूल के बारे में। पुष्प रूपांतरण पढ़ो होता है, यह एंजियोस्पर्म जनांग होता है। एंजियोस्पर्म का एक रूप होता है। एक पुष्प में 4 भाग होते हैं, जो क्या होता है, ये क्या होता है कि इस तरह से व्यवस्थित रहता है। इस डायग्राम में दिखाया गया है, चक्रों में व्यवस्थित रहता है ना। आते हैं कि पहला पार्ट है, उसका नाम है पुंकेश। पुंकेसर और स्त्री केसर एक पार्ट हुआ, एक दलपुंज और बाह्य दलपुंज हुआ। इंग्लिश हिंदी में तो ये बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, कैनेसियम। इसके अलावा एक फूल के कुछ पार्ट दिखाए गए हैं। तो हम बताते हैं कि पहला पार्ट है, नाम है बाह्य पुंज, वो सेपल के भी नाम से जानते हैं। तो सेपल क्या होता है वो चलते हैं। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, इसका रंग हरा होता है। इसमें एकल सदस्य को बाह्यदल यानी कैलिक्स कहते हैं। तदे कैलिक्स का रंग हमेशा हरा ही होता है, और ये पौधे के क्या था अपने ऊपर अगर रखे रहता है, यानी इसका देखिए सबसे बड़ा मेन पार्ट है। दूसरा पार्ट है, उसका नाम है दलपुंज, पेटल। यह पुष्प की रंगीन पंखुड़ियों का चक्र होता है। इनके एकल सदस्य को दल यानी करोला कहते हैं। दलपुंज जिसको पेटल और बाह्यदल पुंज सेपल पुष्प के सहायक अंग है। कहने दिए हुआ कि पुष्प के कौन है, सहायक अंग है, ठीक है। मेन पार्ट है नहीं, ये नहीं देखिए, इसको सपोर्ट देने का काम करता है, ठीक है। अगला पार्ट है जैंग, कार्पस। यह पुष्प का मादा जननांग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें एकल सदस्य को हम लोग बोलते हैं गैनोसियम है। तो ये इसके बारे में पढ़ना भी है डिटेल से, ठीक है। ये नहीं, इसमें शॉर्ट करें, एंडोसियम और गैनेसियम दोनों को पढ़ना है। ये फूल का कुछ दिया गया पार्ट को आप जूम करके देख लीजिएगा। स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन, ट्यूब, कार्पेल्स में आता है ओवरी, ओवेल, ठीक है। अगला पॉइंट का नाम है पुमंग, एंडोसियम। जब उसका नर जननांग है, इंग्लिश थोड़ा गलत लिखा गया है। इसके एकल माने सिंगल को क्या बोलते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुमंग इसका स्टामिन होता है यूनिट, और जयांग यानी गैनेसियम पुष्प के जननांग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, ठीक है। चलिए, इसके जो पार्ट है पुंकेसर के जन्म में, पुंकेसर 3 भाग बांटा गया, परागकोश, योजी और कुतंतु, है ना, यानी एंथर कनेक्टिव फिलामेंट, ठीक है। 10वीं क्लास के स्टूडेंट को पता क्या आपको इनके बारे में जरा जानने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का जान लीजिए। लेकिन क्या होता है कि 12वीं से ऊपर जो है उसके लिए जाना जरूरी है। खैर चलते हैं आगे की तरफ। और परागकोश की संरचना। परागकोश पुंकेसर का ऊपरी फुला हुआ भाग होता है। परागकोश क्या है, यानी कि द्विपालित चतुष्कोणीय होता है। अगला है
परागकोश के प्रत्येक कोष्ठक को हम बोलते हैं लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है यानी परागकोश पे। आप कहें कि लघु बीजाणु धानी क्या होता है? चलिए, लघु बीजाणु धानी एक थैली है जिसके लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इसमें पराग मात्र कोशिका यानी पॉलिन मदर सेल या लघु जीवाणु मात्र कोशिका पाई जाती है। इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा पराग कणों यानी पॉलिन का निर्माण करती है। तो लघु का समझ गए, एक थैली जैसी रचना होती है, ठीक है, और इसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इसमें आगे बढ़ते हैं। 4 भित्तियां होती है, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है ना सबसे बाहर होता है, जो लघु बीजाणु धानी की सुरक्षा का काम करता है। चलते हैं। अब दूसरा है अंतःथिसियम यानी एंडोथीसियम। यह बाह्य त्वचा के अंदर की ओर पाई जाती है। यह सुरक्षा तथा परागकोश के विस्फुटन का काम करती है। अगला है मध्य परत। यह अंतःथिसियम यानी एंडोथीसियम के अंदर की ओर 2 से 3 कोशिकाओं की परत होती है। ये फोटो में दिखाया गया है। चलते हैं। लग रहा है लास्ट है टेपिटम। यह मध्य परत के अंदर की ओर की परत होती है। यह बहु केंद्रकी तथा सघन जीव द्रव वाली कोशिका की बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट, परागन। पादपों में युग्मक स्थानांतरण यह प्रक्रिया परागन द्वारा पूरी होती है। परागकोश के स्फुटन के पश्चात यानी बाद परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जाना परागन कहलाता है। परिभाषा हो जाएगा। परागन के स्रोत के आधार पर देखा जाए तो इसको 2 भाग में बांटा गया। स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागन यानी जेनोगैमी। अब समझ गए कि परागन जो होता है वो 2 तरह से होता है। बिहार बोर्ड में क्या होता है कि परागन के बारे में परिभाषा तो दिया है, उसके बाद इसको 2 भाग में बांटा गया है। खैर, अब आते हैं। इस प्रकार का परागन जो होता है, स्वपरागन जो होता है, उसी पादप के पुष्प पर पहुंचता है। ये 2 प्रकार का होता है। स्वयुग्मन यानी ऑटोगेमी, जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे बोलते हैं ऑटोगेमी। और एक होता है गैटोनोगेमी, जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है उसे बोलते हैं सजात पुष्पी परागन। अगला, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है? यह सरल होता है, परागकण व्यर्थ नहीं होता है, अतः इनकी कम संख्या की आवश्यकता होती है। पादपों में शुद्ध वंशक्रम बना होता है। हानिकारक जीन जाति में नहीं आते हैं। पुष्प के मकरंद स्रावित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो फायदा हो गया। लॉस क्या है? बीजों में संकर ओज के गुण कम होते हैं। पादप विकास की संभावना कम होती है। पादपों में उत्पादक कम होते हैं। ये सब इसके हानियां हो गई। ठीक है। अगर फायदा है तो नुकसान भी है। नेक्स्ट, परपरागन। जब परागकोश के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक यानी स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो उसे परागकण कहते हैं। इसे जेनोगैमी भी कहते हैं। इसके निम्न परिस्थिति हो सकती है। पुष्प एकलिंगी हो यानी यूनिसेक्सुअल हो। जब पुष्प में विषम काल यानी परिपक्वता पाई जाती हो। पुष्प में स्तब्धता यानी सेल्फ स्टेबिलिटी पाई जाती है, अर्थात उसी पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र तक अंकुरित नहीं हो सकते हैं। तो इन कंडीशन में कहा होता है कि ये अप्लाई जाता है। कौन? क्रॉस पॉलिनेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। इससे फायदा क्या है? तो बीज बड़े आकार तथा भारी हो जाते हैं। पादपों में संकर ओज के गुण अधिक होते हैं। पादपों में विभिन्नताएं आती है।
हानि क्या है? अधिक मात्रा में परागकणों की आवश्यकता होती है। परागकण के नष्ट होने की संभावना अधिक रहती है क्योंकि एक जैसे दूसरे जा रहा है। पादपों में शुद्ध वंशक्रम नहीं रहता है। हानिकारक जीन का समावेश होता है। मतलब ये हुआ कि फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ना तो उड़ के जाएगा, कैसे जाएगा, तो एक सिस्टम में होता है। ठीक है, उसके जाने के बाद क्या होता है कि वहां पर क्या होता है कि फूल कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा, उसका वंशक्रम का बचेगा नहीं, थोड़ा बड़ा हानिकारक जीन का समावेश हो सकता है। तो ये सब कई तरह की विधियां हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको कि ये जाता है कैसे भाई, मैंने एक जगह जाएगा तो कैसे, उसका माध्यम तो होगा। तो माध्यम बहुत सारे हैं। ठीक है, उनमें से कुछ माध्यम आपको बताए जाएंगे कि कौन कौन से माध्यम का इसमें काम करते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रकार में। पहला है जल परागन, पानी के द्वारा। वायु परागन, हवा के द्वारा। कीट परागन, कीट के माध्यम से परागन होगा। जंतु परागन, मतलब कि जंतु के द्वारा परागन होगा। पक्षी परागन, पक्षी के द्वारा परागन हो गया। चमगादड़ परागन, मैंने चमगादड़ के द्वारा परागन हो गया। और स्लग व घोंघा परागन, यानी कहता है कि घोंघा के द्वारा परागन। तो इस तरह से देखा जाए तो ये क्या है कि 8 विधि दिखाया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो कहते हैं कि इसको साथ सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इतना ही रहने दीजिए। वीडियो को देखिए, अच्छा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड।